तो मैंने बहुत से प्रोजेक्ट फेल होते देखे हैं सर, प्लीज़ अल्लाह के लिए आप ये चोट ना खाएं। हॉस्पिटल्स को फेल होते देखा है, इदारों को फेल होते देखा है, प्रोजेक्ट्स को फेल होते देखा है, इसलिए कि हमने पर्पसेस पे काम नहीं किया। मिसाल देता हूँ, हमारी ट्रेनिंग में टाइम विजन्स की ट्रेनिंग हो रही थी। एक साहब आए, हमने उनको एक्सरसाइज दी कि जी सब लोग घर जाएं, घर जाकर अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। तो एक साहब आए दूसरे दिन वापस और कहने लगे कि मैंने जाकर अपनी बेगम साहिबा से कहा कि बेगम साहिबा हमारे जो 2 बच्चे हैं, शादी होकर 6-7 साल हो चुके थे, बच्चों की एज 4-5 साल के बराबर थी। कहा कि हमारे ये जो 2 बच्चे हैं, इनके लिए मेरा विजन ये है। तो कहने लगे कि बेगम साहब ने फरमाया, बेगम साहबा ने फिर अपना विजन बताया कि मेरा विजन तो ये है। तो कहने लगे कि जो मेरा विजन है बच्चों के लिए, मेरे बेगम का विजन एग्जैक्टली ऑपोजिट है जो मेरा विजन है। ये तो विजन ही में इख्तलाफ हो गया, पर्पस तो अब आगे की बात थी। इसीलिए जो पर्पस का डॉक्यूमेंट होता है, विजन तो 2-4 लाइन में आ जाता है। पर्पस का डॉक्यूमेंट माइट टेक 1 पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ्स, 4 पैराग्राफ्स, लेकिन इट हैज़ टू बी वेरी वेरी केयरफुली वर्डेड। और विजन का पर्पस ऑफ द विजन इतना पावरफुल डॉक्यूमेंट होता है कि अगर आप उसको पढ़ें या कोई उसको पढ़े तो उस सामने वाले के दुम में ना आग लग जानी चाहिए। डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब ने डॉक्यूमेंट बना लिया था इंडस हॉस्पिटल का। ये मैं आपको ट्रू स्टोरी बता रहा हूँ, और डॉक्टर साहब से कंफर्म भी कर सकते हैं। अल्लाह का निज़ाम ये हुआ कि जब मैं यूएस में था तो मैंने बताया था ना, मेरे काम 2 तरह से थे। एक तो ये था कि वॉर्स में जाना, दूसरा काम ये था कि जब मैं यूएस में आता था तो मैं फ़ंड रेजिंग करता था, यानी डिफरेंट जगहों पे जाना, तकरीरें करना, चंदा जमा करना। मेरी अम्मी कहा करती थी, तुम ना चंदा मांगो, चंदा मांगते हो। उसकी वजह ये थी कि जो लोग जंग में फ्रंट लाइन पे होते हैं वो सबसे अच्छा फंड रेज कर सकते हैं, बिकॉज दे हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ग्राउंड। वो ये कहते हैं कि हम वहाँ थे, हमने ये देखा, हम ये कर रहे हैं। तो एक बहुत पावरफुल मॉरल स्ट्रेंथ होती है उनकी बात के अंदर, एक वज़न होता है। तो जो हमारे लोग फ्रंट में होते थे वॉर्स में, उन्हें हम बुलाते थे कुछ अरसे के लिए। वो फंड रेज करते थे यूएस में, कनाडा में, फिर वापस जाते थे, आते थे जाते थे। मिसाल देता हूँ समझाने के लिए। जो सबसे पहला मैंने तकरीर की बॉस्टन जाने के लिए, वो कैसे हुई कि हमारे मामू रहते थे न्यूयॉर्क के अंदर, वो डॉक्टर थे, डॉक्टर तो अभी भी हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि यार यहाँ एक मस्जिद है, इस्लामिक सेंटर है, और तो तुम इस्लामिक सेंटर में बात कर लेता हूँ, तुम तकरीर करो, तुम जा ही रहे हो बॉस्निया, तो यहाँ से कोई फंड रेज करके ले जाओ यार, भला हो जाएगा मुसलमानों का। मैं कहा ठीक है। खैर उन्होंने बात कर ली, हम वहाँ पहुँचे। मैंने वहाँ जाकर तकरीर की, मैंने बताया भाई ये बॉस्निया में हो रहा है, और जो है मैं जा रहा हूँ रिलीफ का काम करने, तो आप डोनेशन दे दें। तो हुआ ये कि लोगों ने कहा ठीक है। अच्छा, बहुत वेल्दी कम्युनिटी थी। अपस्टेट न्यूयॉर्क में एक काउंटी है, उसका नाम है रॉकलैंड काउंटी। तो रॉकलैंड काउंटी के साथ वाली काउंटी थी, नाम भूल गया मैं। जो लोग न्यूयॉर्क के उनको सोच लीजिएगा। वो इस्लामिक सेंटर अभी भी है माशाल्लाह।
तो जब लोगों ने क्या किया कि चेक बुक्स निकाली, लोग चेक्स लिखने लगे, तो एक साहब ने सवाल पूछा कि व्हाट इज द गारंटी दैट आवर मनी विल गेट देयर। कि आप भी तो पहली दफा जा रहे हैं। तो जैसे उन्होंने बात कही, लोगों ने चेक्स लिखना रोक दिए। लोग रुक गए। एक सेकंड उमर। अच्छा जनाब, उन्होंने चेक लिखना रोक दिए। मैं भी परेशान। तो अल्लाह का फजल हुआ, फिर मैंने एक जुमला कहा, जिसके बाद लोगों ने चेक लिखना शुरू कर दिए। वो जुमला मैंने ये कहा कि डू यू अंडरस्टैंड that when you say that this money will not get there, when we say that this money will not get there, it means I will not get there. और फिर उनसे कहा कि I am putting my life where you are putting your money. तर्जुमा ये था कि आप कह रहे हैं कि पैसा वहां नहीं पहुंचेगा। अगर पैसा वहां नहीं पहुंचा, इसका मतलब ये कि मैं नहीं पहुंचूंगा ना वहां। इसका मतलब जहां पैसा लगा रहे हो वहां तो मैं अपनी जिंदगी लगा रहा हूं भाई। तो लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। खैर, अब हम ये करते थे फंड रेजिंग। तो होता ये था कि लोग जो है फील करते थे कि यार ये तो बेचारा है या पता नहीं क्या है, जाएगा पता नहीं आएगा नहीं। तो लोगों को तरस आता था। एज भी हमारी कम थी उस वक्त, 24-25 एज थी। तो लोग मुझे कहते थे कि सुलेमान साहब, हम चाहते हैं कि आप हमारे बेटे बने, यानी हम आपको अपना बेटा बनाना चाहते हैं, आप हमारे बेटे की तरह से हैं। इस तरह की बातें करते थे। तो मैं ये सोचता था कि चलो अच्छा है, क्या बुराई है, मल्टीपल पेरेंट्स अगर हो जाएं अमेरिका में। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों की खूबी ये कि वैसे ही मुसलमान बहुत जेनरस होते हैं मुसलमान। और दूसरी बात यह कि बहुत केयरिंग होते हैं मुसलमान। ये तो हमारी खूबियाँ हैं दुनिया भर है। तो बहुत सारे हमारे पेरेंट्स बन गए। अब होता था कि मैं अटलांटा जा रहा हूँ तो एक कोई फैमिली ने वहाँ अडॉप्ट किया हुआ है मुझे, किसी ने फ्लोरिडा में अडॉप्ट किया हुआ है, किसी ने मुझे ओहायो में अडॉप्ट किया हुआ है, किसी ने कैलिफोर्निया में अडॉप्ट किया हुआ है। तो हम भी वैसे ही एक्ट करते थे बेटे की तरह। अच्छा, हम जाते थे, वो बेचारे अपने घरों में ठहरा लेते थे, अपनी गाड़ियाँ भी देते इस्तेमाल करने के लिए, उससे बहुत सेविंग हो जाती थी, फाउंडेशन के पैसे बच जाते थे। मैं ये भी सोचता था। इसी तरह से एक फैमिली थी अटलांटा जॉर्जिया में, उन साहब का नाम था अब्दुल कयूम साहब। तो अब्दुल कयूम साहब ने भी ये कहा हमें, तो हम भी उनके घर जाके ठहरने लगे। अब्दुल कयूम साहब जो थे, उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कराची में एक अस्पताल बनाना शुरू किया था, समझे ना। और अनफॉर्चुनेटली ज़मीन खरीद ली, हॉस्पिटल शुरू हो गया। और हॉस्पिटल शुरू होने के कुछ अर्से बाद, यानी 5 करोड़ की कंस्ट्रक्शन तकरीबन हुई थी। उसके बाद क्या हुआ कि जो डायरेक्टर्स थे उन्हें आपस में कुछ इख्तलाफ हो गया, वो प्रोजेक्ट रुक गया। अब्दुल कयूम साहब ने मुझसे कहा था यूएस में कि सुलेमान साहब इतनी फंड रेजिंग करते हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप हमें भी हेल्प करें और हमारे लोगों को ट्रेन करें कि वो लोग भी फंड रेज कर सकें उस हॉस्पिटल के लिए यूएस में। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने कुछ उनको थोड़ा बहुत टिप्स दिए और मैंने कहा जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा कभी तो आप मुझे अपना हॉस्पिटल दिखाइएगा, ठीक है। तो कुछ अर्से बाद पाकिस्तान आना जाना रहता था, मैं पाकिस्तान गया, उस हॉस्पिटल का विज़िट भी मैंने किया और आई वाज अमेज्ड कि बहुत बड़ी ज़मीन भी थी, हॉस्पिटल कंप्लीट नहीं हुआ था। नर्सिंग स्कूल था, वो चल रहा था। तो नर्सिंग स्कूल के अंदर उन्होंने मेरी तकरीर भी रखी है, मैंने वहाँ खिताब किया नर्सिंग स्कूल में।
This must have been year maybe 1998 maybe, yeah, or 99, इस तरह की बात है। अच्छा हुआ ये कि खैर फास्ट फॉरवर्ड होगी चीज़ें, मैं पाकिस्तान मूव हो गया और जो टाइम रेंडर सेटअप हो गई, और पाकिस्तान मूव होने से पहले डॉक्टर बारी साहब के साथ मेरा बहुत क्लोज इंटरेक्शन हो गया। हमने कंदहार में गायनेकोलॉजी वार्ड सेटअप किया, डॉक्टर बारी को हमने इंगेज कर लिया अपने साथ, एंड ही वाज आवर प्रिंसिपल आर्किटेक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो डॉक्टर साहब की सुपरविजन में वो बना कंदहार में गायनेकोलॉजी वार्ड। अच्छा, लोग डॉक्टर साहब को जानते हैं कि डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब ने कार्डियक सर्जरी वार्ड बनाया, चलें वेरी गुड, बिल्कुल सही बनाया। डॉक्टर साहब ने इंडस हॉस्पिटल बनाया, वेरी गुड बनाया। जो लोग नहीं जानते वो ये नहीं जानते, हाँ, डॉक्टर साहब ने पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन को इस्टेब्लिश किया सिविल हॉस्पिटल में, अच्छा किया, ठीक है, किया। ब्लड बैंक बनाया, ये तो सब लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब के बारे में कि डॉक्टर साहब ने कंदहार के अंदर गायनेकोलॉजी वार्ड भी बनाया, जो कि मैं समझता हूँ ये जो काम इन्होंने यहाँ किए हैं ना, उससे शायद ज़्यादा मुश्किल काम था। और डॉक्टर साहब चूँकि माशाल्लाह से थोड़े से शर्मीले हैं और वो बहुत ही वो हैं, ही डज नॉट, जैसे हम तो बता देते हैं ना सारी बातें, वो बताने शर्माते रहते हैं बहुत ज़्यादा। वो शर्माने के चक्कर में शायद आपको पता ही नहीं होगा ये बात। एनीवे, चलें मैं तो बता सकता हूँ। अब चूंकि वो वार्ड का उन्होंने बनाया था और इस पूरे प्रोजेक्ट में कुछ साल लगा था, तो 1 साल से मैं डॉक्टर साहब को जानता था। अब हुआ ये कि जब डॉक्टर साहब का ये विजन बन गया तो मैं डॉक्टर साहब को भी जानता था, एंड आई ट्रस्टेड हिम 100%। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर बात है 1 साल से आप काम करते हैं और माशाल्लाह अल्लाह नज़र बद से बचाए, अल्लाह नज़र बद से बचाए। कोई एवरेज आदमी तो है नहीं, इज़ अ वेरी फिनोमिनल पर्सन। अच्छा, खामियाँ तो हर इंसान में होती हैं, डॉक्टर साहब में भी होंगी, लेकिन कम्युलेटिवली बहुत ज़बरदस्त आदमी है। अच्छा, अब मैं इनको भी जानता था, ये अब्दुल क़य्यूम साहब को, ये भी बहुत ज़बरदस्त आदमी थे। अभी उनका इंतकाल हो गया कुछ दिन पहले, बहुत अफसोस हुआ, दुख हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त आदमी थे अब्दुल क़य्यूम साहब, माशाल्लाह, नॉट एन एवरेज मैन, एन अबव एवरेज मैन। तो बल्कि जब मेरी शादी हो ही गई पहली दफ़ा, तो अब्दुल क़य्यूम साहब उनकी अहलिया मेड श्योर कि आई थिंक दे फ्लू इन फ्रॉम द US टू पाकिस्तान, कि जी हमने एक लड़के को अपना बेटा बनाया है तो उसकी शादी में हम जाएंगे। आई एम नॉट श्योर कि वो पाकिस्तान में आए थे या वो आए थे USA, लेकिन दे केम। और तो बहुत बड़ी बात है भाई, यानी इतना उन्होंने किया, अल्लाह उनको खुश रखे, उनकी फैमिली को भी अल्लाह तरक्की दे। अच्छा, अब ये 2 एक्सेप्शनल लोग हैं, अब्दुल क़य्यूम साहब इज़ एन एक्सेप्शनल मैन और डॉक्टर बारी इज़ एन एक्सेप्शनल मैन। अच्छा, अब हुआ ये कि डॉक्टर साहब ने विजन तो बना लिया था, लेकिन डॉक्टर साहब के पास ना कोई अकाउंट था, ना अकाउंट में कोई पैसे थे। एक कमिटमेंट था किसी का कि जी आप ज़मीन ख़रीदेंगे तो इतने पैसे मैं दूंगा, उसके अलावा पैसे तो डॉक्टर साहब के पास थे नहीं बिल्कुल। और फंड रेजिंग तो हुई नहीं थी, क्योंकि मैंने उनसे यही कहा था कि पहले विजन बनेगा फिर फंड रेजिंग होनी चाहिए। तो इंसिडेंटली अल्लाह का निज़ाम ऐसा था कि जब ये सब कुछ हुआ और डॉक्टर साहब ने डॉक्यूमेंट बनाया, तो मुझे पता चला कि वो विज़िट कर रहे हैं। ये मैं जो कहानी सुना रहा हूँ आपको इतनी तफसील से, जवाद हुसैन अंसारी साहब, इसको गौर से सुने, इसलिए कि ट्रू स्टोरी से ज़्यादा कोई चीज़ पावरफुल नहीं होती। और मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप लोग समझ सकें द पावर ऑफ अ विजन। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, ये जो अब्दुल क़य्यूम साहब हैं, इनके पास एक हॉस्पिटल है। अच्छा, वो नहीं चल पाया, कुछ चैलेंजेस हो गए। अच्छा, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम जाते हैं और उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि कोई कोलैबोरेशन हो सके। अच्छा, डॉक्टर बारी
के अंदर जो खूबी है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो ये है कि ना, एक तो किबर शिबर है नहीं, एरोगेंस नहीं है, बड़ाई बड़ा चक्कर नहीं है। अब आपको नहीं कोई अच्छी देंगे राय तो कहें चलो देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, कर लेते हैं। हम होते हैं हम नहीं जाते भी, हम क्यों ये हो जाएगा, वो क्यों हमसे बात करेंगे, उनका बड़ा प्रोजेक्ट है, वो क्यों हमें देखेंगे, हमारे पास तो कोई पैसे ही नहीं है, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। ही इज़ नॉट लाइक दैट। कहते हैं चलो चलते हैं। तो मैं और डॉक्टर बारी चले गए। अच्छा, मेरे ख्याल से ब्रेकफास्ट पे शायद हम गए, क्योंकि फजर के बाद डॉक्टर साहब भी एक्टिव होते थे और मैं भी। और ये जो है अब्दुल कयूम साहब भी फजर के बाद वाले आदमी थे। आई मीन इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि ये फजर के बाद जो एक्टिव होते हैं लोग, वो एक अलग क्लास होती है। वो दोनों फजर के बाद वाले लोग थे। हम चले गए तो बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह घर था। ही वॉज इंडस्ट्रियलिस्ट, माशाल्लाह, अल्लाह ने बहुत नवाजा था। बेहतरीन नाश्ता हुआ, सब हुआ। उसके बाद जो है अब्दुल कुद्दूस कुरैशी साहब, हम बैठ गए उनके ड्राइंग रूम में। अच्छा, डॉक्टर साहब जो है ना, वो अब तो बहुत अच्छा तकरीर कर लेते हैं। उस ज़माने में बहुत सी तकरीर नहीं कर पाते थे, मतलब सीधी सादी बात करते थे वो। तो उन्होंने कहा जी, मैं हमारा एक प्रोजेक्ट हमने सोचा है, हमने ये किया है। और उन्होंने क्या किया कि बजाय से ज़्यादा कोई बोलते, वो जो डॉक्यूमेंट था ना, वो डॉक्यूमेंट उनको दे दिया कि ये आप लीजिए, ज़रा देख लीजिएगा, ये देख लीजिए। अब ये जो थे अब्दुल कयूम साहब, ये दुनिया देखे आदमी थे, बैंकर भी रहे थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यूएस में एक्सपोर्ट था, यूएस में रहते थे। तो उन्होंने पढ़ा, उसमें क्या लिखा था, उसमें अल्टीमेट विजन लिखा हुआ था, पर्पस ऑफ विजन लिखा हुआ था, अल्टीमेट पर्पस, ये चीज़ें लिखी हुई थी। पढ़ के कहते हैं डॉक्टर साहब, एग्जैक्ट अल्फाज याद नहीं है लेकिन खुलासा दे रहा हूँ, डॉक्टर साहब ये तो बहुत ज़बरदस्त विजन है यार, माशाल्लाह, ये तो बहुत ज़बरदस्त विजन आपने बनाया यार, ज़बरदस्त। अब उन्होंने खुद कहा कि डॉक्टर साहब ये तो ज़बरदस्त विजन है, हमने चंद साथियों ने मिलकर हॉस्पिटल बनाने की कोशिश की थी, और भाई हमसे हमने बनाने की कोशिश की, हमसे चल नहीं सका डॉक्टर साहब। तो क्या ख्याल है कि अगर मैं अपने बोर्ड से बात करूं और हम ये प्रोजेक्ट आपके हवाले कर दें, डॉक्टर साहब आप इसको लेके चलें। डॉक्टर साहब ने क्या कहा होगा बताएं? मिसेस सुहेल कुरैशी साहिबा, डॉक्टर साहब ने क्या कहा होगा? हाँ कहा, ठीक है। दिस ट्रिगर्ड द प्रोसेस। अब जनाब डॉक्टर साहब की ऐसा टीम भी बिल्ड होने लगी, क्योंकि निगोसिएशंस होना शुरू हो गई। उसके अंदर एक और डॉक्टर साहब के बड़े राइट हैंड मैन हैं, नाम एजेंट से निकल गया, वो भी बीच में आ गए। अच्छा, अब ये निगोसिएशन शुरू हो गई, और चंद महीने की निगोसिएशंस के बाद वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट डॉक्टर साहब के पास आ गया, और वही इंडस अस्पताल बना। 20 एकड़ की ज़मीन, 5 करोड़ की कंस्ट्रक्शन हुई थी, वो इंडस हॉस्पिटल के पास आ गया। आज जो इंडस हॉस्पिटल खड़ा हुआ है वो उसी ज़मीन पर खड़ा हुआ है। वो जो ज़मीन है आज की, वो बिलियंस रुपीज़ की सिर्फ ज़मीन है। 20 एकड़ ज़मीन इतनी प्राइम लोकेशन के अंदर आप ख़रीदने की कोशिश करेंगे, आप सोच नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानहू तआला का फजल है। एक डॉक्यूमेंट, एक डॉक्टर जिसके पास इखलास था, एक बिजनेसमैन जिसके पास इखलास था, अल्लाह ने ऐसा सिस्टम बनाया कि वो शुरू हो गया। हाँ, वो जो साहब थे नवीद अनवर साहब एक होते हैं, वो उस प्रोसेस में इन्वॉल्व थे, और भी डॉक्टर साहब के कुछ और साथी इन्वॉल्व थे, और ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो है वहाँ चलाया। दिस इज़ द पावर ऑफ अ विजन।
अब मासूम शाह साहब का जो विजन है हमने आपको बता दिया। अब उसका पीओवी क्या होगा, पर्पस ऑफ विजन क्या होगा। पर्पस ऑफ विजन ये हो सकता है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के स्ट्रीट पर से लोग नहीं हो, ना बेगिंग हो रही हो पाकिस्तान के स्ट्रीट्स पे, ना जो है ड्रग्स हो रहे हो, ना प्रोस्टिट्यूशन हो रही हो, इसलिए कि हम मुसलमान हैं और बहैसियत मुसलमान होना ये हमें ज़ेब नहीं देता कि हमारी सोसाइटी में ऐसा हो रहा हो। ये तो हमारे दीन के मिजाज के ख़िलाफ़ है, हमारी सुन्नत के मिजाज के ख़िलाफ़ है, हमारी हिस्ट्री के मिजाज के ख़िलाफ़ है। और ये जो हो रहा है ये स्ट्रीट्स के ऊपर धब्बा नहीं है, ये हमारे ऊपर बहैसियत उम्मा एक धब्बा है। ये रिफ्लेक्ट कर रहा है हमारी खामी, हमारी कमज़ोरी, हमारी कोताही, हमारा केयरलेसनेस ये रिफ्लेक्ट करता है। हम इस धब्बे को मिटाएंगे, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे आलम इंसानियत के इसको मिटाएंगे। कल कोई दुनिया का इंसान उंगली उठा के ना कह सके कि तुम मुसलमानों दिस इज व्हाट हैपेंस अंडर योर नोज, कि हम जो है वो आराम से सोते हैं और हमारी बच्चियां जो हैं वो स्ट्रीट्स के अंदर तड़पती हैं। क्या ये इस्लाम है क्या? कि हम अपनी मर्सिडीज व्हीकल्स में और हम जो है अपने जनाब ऑडीज में और हम अपने महलों में रहते हैं और हमारी बेटियां मजबूरी के आलम में सड़कों की जीनत बनती हैं पूरे दिन रात। कब खुलेंगी हमारी आंखें और हम ये काम करेंगे? हम समझते हैं कि इस तरह से इस दुखती इंसानियत को हम निकालेंगे इस मुसीबत से तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे राज़ी होंगे। ये विजन ज़रिया बनेगा हमारी मग़फ़िरत का, हमारे बच्चों की मग़फ़िरत का। कितने घरों के चश्मो चराग इन सड़कों के ऊपर बुझ रहे हैं यार, मसले जा रहे हैं। ये बच्चे अपने घरों में चले जाएंगे, उनकी माँ बाप की दुआओं से हमारी आखिरत बन जाएगी। हम इस काम को बहुत बड़ा काम समझते हैं, इस काम को हुजूर काम का हिस्सा समझते हैं यार। वो एक हमारे कोचिंग में साहब आते हैं, ये कहानी सुने। अब हुआ ये, उनका नाम नहीं पता था क्योंकि वो बेचारे पर्सनल सी बातें हैं कुछ। उन्होंने मुझसे कहा कि सलमान भाई आप ना मेरे घर पे खाने पे आएँ अपनी फैमिली के साथ और कुछ ना हमारी फैमिली के साथ कोई बात करें। तो खाना तो हम रिफ्यूज़ करते नहीं है, तो अब लोग कुछ मैसेज कर रहे हैं कि जी विजन डेवलप नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे। तो भाई आपको मैंने अपना नंबर दिया ना, हमें बताएं, हमसे मशवरा ले लें। वो एक शेर है, औरों से कहा गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। सिर्फ एक चैलेंज है कि काफ़ी हैवी लोड है मैसेजेस का, लेकिन एक करके मैं वापस उनको रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ। आप फिक्र न करें, विल गेट बैक टू यू। अगर कोई इमरजेंसी है, जैसे अभी आया था इमरजेंसी का मैसेज आया था अभी एक दिन पहले, सलमान भाई देयर इमरजेंसी, मंडे तक पता नहीं क्या हो जाएगा। तो फिर मैंने टाइम निकाल के उनका मसला हल करने की कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो वी आर देयर टू असिस्ट यू। अच्छा जी सुने, बात कहाँ से चल रही थी? हमारे दोस्त की। तो हम चले गए, उन्होंने क्या किया कि एक और फैमिली को इनवाइट कर लिया। मैंने कहा कि अच्छा चलो, इस बहाने हमारे बच्चे भी चले जाते हैं, तो इंटरेक्शन हो जाता है फैमिलीज़ का। अब वो हर 2 हफ्ते बाद वो एक रूटीन बन गया। वो खाना करते थे, हम उनके घर पे जाते थे, वो चंद फैमिलीज़ को बुला लेते थे। तो हमने ये फिर प्लान किया कि ना एक्सक्लूसिवली चंद फैमिलीज़ को बुलाना चाहिए। तो कभी हम इनको बुला लें, कभी उनको बुला लें। एक दफ़ा मुस्तफ़ा कमाल साहब, उनकी फैमिली को हमने इनवाइट कर लिया। वो भी माशाल्लाह आजकल काफ़ी
विजन के ऊपर काम कर रहे हैं, और पीएसपी फाउंडेशन माशाल्लाह उन्होंने बनाई है। वाह। अच्छा, मैंने आपसे क्या कहा था, मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देना चाहता कि पीएसपी सही है या एमक्यूएम सही है या नवाज शरीफ का ग्रुप सही है या पीटीआई सही है, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन जो चीज़ पॉजिटिव होगी वो तो हमको बतानी होगी। तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग मुस्तफ़ा कमाल साहब इज़ डूइंग, कि वो जो है पीएसपी फाउंडेशन बना के राशन बांट रहे हैं। माशाल्लाह, आई थिंक बहुत बड़ा काम है। चलो, अच्छा काम है। तो एक दो मुझे बुला लिया। अच्छा, फिर मैंने उन्हें असाइनमेंट देना शुरू किया। तो मैंने एक असाइनमेंट दिया कि देखें भाई, हमें पता ही नहीं हमारे नेबर्स कौन होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने नेबर का ख्याल रखें। सबको असाइनमेंट दिया है, किसी एक नेबर के पास जाएंगे, दोस्ती करेंगे, उससे अहवाल पूछेंगे, उससे ताल्लुक़ डेवलप करेंगे। विल डेवलप अ रिलेशनशिप विद वन नेबर एंड देयर इज़ अ प्रॉब्लम, विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। तो इन्होंने मुझे कहा कि सुल्तान भाई, हुआ ये कि हमारे जो नेबर थे वो घर के अंदर ये बैटरीज, कार बैटरीज का कोई बिज़नेस करते थे। पुलिस वालों ने आके उनको वार्निंग्स दी कि भाई आप मत करें, मत करें, मत करें, रेजिडेंशियल एरिया में ये नहीं करना चाहिए। तो एक दिन क्या हुआ कि वो मजिस्ट्रेट साहब आए और दो भाई थे, एक भाई को पकड़ के गाड़ी में बिठा के ले गए, चलो भाई थाने। अब लॉकडाउन भी हुआ है, पहले वायरस ने तंग किया हुआ है, अब पुलिस भी आ गई। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जैसे मैंने ये होते हुए देखा तो मेरे अंदर सुलेमान अहमद जा गया। मतलब ये कि वो बात याद आ गई मेरे पर वाली। मैंने दोस्त को लिया, मैं सीधा वहाँ गया, थाने गया। तो उससे कहा, जो एसएचओ था या जो भी था, उसको कहा कि देखो भाई, बात सुनो यार, ये मेरे नेबर है, इसको मत करो, ये बहुत नेक आदमी है। उसने कहा भाई, इनको हमने वार्निंग दी थी, ये समझते नहीं है बात। तो कहा यार, जो गलती होगी भाई इनको छोड़ दो यार, ये बहुत नेक आदमी है। और पता है आपको कि हमारे पास एक लेक्चर होता है, उसके अंदर हमारे उस्ताद हैं सुलेमान अहमद साहब, उन्होंने कहा था कि नेबर का ख्याल रखना चाहिए। तो यार अब तो ख्याल रखना पड़ेगा हमें। तो हम ख्याल इस तरह से रख सकते हैं कि इनको छुड़वा दें, इनको ले जाएँ आप। और आपको पता है कि पड़ोसियों के कितने हुकूक होते हैं, ये होता है वो होता है। पूरा उन्होंने ना 250 मिलीग्राम का लेक्चर सुना दिया पुलिस वाले को। वो जो उसने नहीं, मैं भी छोड़ नहीं सकता, अभी हमारे लोग जा चुके हैं, अभी नहीं छोड़ सकते हम इनको, जो है ना सुबह ही छोड़ेंगे, अभी तो नहीं हो सकता, बल्कि सुबह तो ये पेश होंगे अदालत में, क्योंकि इन पे इनके ऊपर अभी एफआईआर कटेगी, फिर अदालत में जाएं, वहाँ से छुड़वाएं। तो हमारे दोस्त ने कहा कि हम समझ गए थे कि अगर एफआईआर कटी तो ये तो छूटने वाले नहीं हैं। तो कहने लगे, खैर हमने उनसे थोड़ी बात की और उन्हें कुछ पैसे दिए, कोई 15,000 रुपये दिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है चलें, आप ले जाएं, अब ना कीजिएगा जो भी है। अब मुझसे पूछे थे कि मैंने सही किया, गलत किया, रिश्वत दे दी। मैंने कहा भाई, ये तो आप उलमा कराम से पूछें कि आपने सही किया, गलत किया, मैं इस पर क्या बोलूँ। अलबत्ता इतना बात तो हक है कि आपने उनकी हेल्प की, ये सही किया। अब कैसे करनी थी, क्या करना था, वो तो अल्लाह जानते हैं। अगर मैं होता तो मैं भी अल्लाह के फजल छुड़वा तो लेता, लेकिन पैसे दिए बगैर छुड़वा लेता, कोई और कहानी करता। लेकिन चले, जो भी है वो लेके आ गए घर पे। अब ये कहने को, फजल राज़िक साहब कहने को कहानी तो बहुत सिंपल सी लगती है, लेकिन जो बंदा फंस गया था और रात भर जेल में कटनी थी, समझे ना, और पता नहीं बीच में कोई कुट भी लगती, उस बेचारे के, उसके ऊपर तो एक मुसीबत खड़ी हुई थी ना, आपने उस मुसीबत को हटाया। तो हमारे दोस्त ने फरमाया कि उनको लेके आ गए और कह भी दिया भाई इसको रोक दो यार, छोड़ो, देखो कुछ करो। कहने लगे इस वाक़े के 2 दिन बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई उनको। कहने लगे मुझे ज़ियारत एक दफ़ा हुई थी जब मैं बचपन में कभी हुई थी, उसके बाद हुई। भाई आप तो नमाजें पढ़ रहे हैं, आप रोज़े भी रख रहे हैं, सब कुछ, उस पर तो ज़ियारत नहीं हुई। आपने इस बेचारे को मुसीबत से छुड़ाया, आपको ज़ियारत हो गई। भाई उलमा कराम फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर ज़ियारत होती है, ये बहुत बड़ा एज़ाज़ होता है, इसको एज़ाज़ ही समझना चाहिए। इट इज़ एज़ाज़, अल्लाह की तरफ से एक, कहते हैं ना कि बड़ी बात होती है।
और ये बता रहे थे, तो मुझे तो नहीं पता कि फ़ोन पे, देखो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि अगर थोड़ा सा मैं और इनसे 2-4 सवाल करूँ तो रोएंगे। बड़ी बात है। अब उस बंदे को जिसकी गलती थी उसको रिश्वत दे के छुड़ाया, जो कि रिश्वत नहीं देना चाहिए। गलती भी थी, रिश्वत दे के छुड़ाया भी, उस पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो गई। यार आप स्ट्रीट पे से इन लोगों को हटाएंगे तो क्या आपका क्या ख्याल, अल्लाह राज़ी होंगे? नाराज? अल्लाह कितना राज़ी होंगे। हो सकता है, मुझे नहीं पता, अल्लाह को हो सकता है ये मासूम शाह साहब जो है ना, ये जब हशर के मैदान में खड़े हो ना, हो सकता है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीने से लगा लें कि तुमने मेरी उम्मत के उन लोगों को सीने से लगाया जिनको लोगों ने ठुकराया था। ड्रग एडिक्ट्स, प्रोस्टिट्यूट्स, बेगर्स, थीव्स, चोर, उचक्के, उनको सीने से लगाया यार तुमने। हो सकता है, मैं इसमें कोई दावा नहीं कर सकता। इट इज़ पॉसिबल। जो थोड़ा बहुत अहादीस, सीरत, लोगों के वाक़यात मैंने देखे हैं दुनिया में, ये बहुत पॉसिबल है। कितनी मुझे कहानियाँ मालूम है कि किस ऐसा कोई काम किया, हुजूर की ज़ियारत हो गई, हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आके उनको इंकरेज किया, ढालस बंधाई। मैं जानता हूँ पर्सनल लोगों की स्टोरीज इस तरह से। अच्छा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी जगह हैं ही हैं। कभी हज़रत उमर आ गए ख्वाब में, कभी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को ख्वाब में देख रहे हैं, कभी अली को ख्वाब में देख रहे हैं लोग, कभी जो है वो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को ख्वाब में देख रहे हैं। ये लोग मुझे खुद बताते हैं। मैं जानता हूँ एक साहब को, वो तबलीग में कोई काम करना चाहते थे यूनिवर्सिटी में, वो हो नहीं रहा था, बड़े परेशान थे। उनके ख्वाब में एक साहब आके कहने लगे कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि आप ना ये काम ऐसे करें। मैं जानता हूँ साहब को पर्सनली। अच्छा, वो जो ऐसे करें ना, इट वॉज अ लिटिल ऑकवर्ड। अच्छा, उन्होंने क्या किया, उसको ऐसे किया, वो रिजॉल्व हो गया मसला। अब वो जाहिर बात है परेशान फिर रहा था, वो शायद उसे हो नहीं रहा, तो इस ख्वाब में ऐसे कर लो। हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, जब मैं वहाँ गया KRL खान रिसर्च लैब, तो सेंट्रीफ्यूजेस चलते हैं जिससे वो एनरिच होता है यूरेनियम। अब वो एक इतनी बड़ी इशू हुआ था कि वो कोई वाइब्रेशन आती थी लैंड में वाइब्रेशन होती हैं, वो वेरी सेंसिटिव, तो बहुत ही स्लाइट वाइब्रेशन आती थी और पूरा प्रोसेस रुक जाता था, फिर वाइब्रेशन आती, पूरा प्रोसेस रुक जाता था। उस ज़माने में जो सेंट्रीफ्यूजेस के ऊपर जो हेड थे उसके, उन्होंने मुझको बताया कि मैंने ख्वाब देखा। ख्वाब में क्या देखा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, कि साहबी को देखा, मैं भूल रहा हूँ इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि आप एक काम करें, ख्वाब सुने, ख्वाब में कहा एक काम करें कि आप इन सेंट्रीफ्यूजेस में इस तरह से ना एक सपोर्ट लगाएं। अच्छा, कहने में उठा सुबह, अब मैं सोच रहा, ही इज़ अ PhD, डॉक्टरेट है उस शख्स के पास। उसने कहा यार ये तो कहीं कोई साइंटिफिक ना रिसर्च है, ना कोई बात समझ आने वाली है कि इस तरह से सपोर्ट लगाने से, उस वाइब्रेशन से कैसे आप उसको बचाएंगे। उन्होंने मुझे खुद कहानी सुनाई। तो
वैज्ञानिक क्या करते हैं, कहते हैं ना कि डूबते को तिनका का सहारा। कहने में गया, मैंने एक सेंट्रीफ्यूज के साथ वो थोड़ा सा किया मॉडिफिकेशन, और पता चला कि सारे सेंट्रीफ्यूज बंद हो रहे हैं, ये नहीं बंद होता हो रहा। दूसरे को लगाया, तीसरे को लगाया, सबको लगा दिया, सारे सेंट्रीफ्यूज चलने लग गए, मसला ही हल हो गया। डॉक्टर कदीर खान ने इनको अवार्ड दिया यार, इस बंदे को, इतना बड़ा मसला हल हो गया पाकिस्तान का। ये कोई मुझे कहानी सुनाता, मैं कभी ना आपको बताता, उन्होंने खुद सुनाई है, और नाम इसलिए नहीं बताऊंगा कि मुनासिब नहीं है। तो ये जो सारी मैं बातें कर रहा हूं, इसको एनकैप्सुलेट करना है इनटू अ पावरफुल पर्पस ऑफ द विजन। आप लोगों को जो मैंने ये पर्पस ऑफ विजन आर्टिकुलेट किया है, कि आपके दुम में आग लग रही नहीं लग रही? मासूम शाह तो शायद करें या ना करें, वो तो फिक्टिशियस कैरेक्टर हो सकता है, आप में से को उठा रहे विजन। दिस इज व्हाट द POV शुड बी लाइक। अब इन्होंने क्या किया कि यमीनुद्दीन साहब को सब दिखाया, और यमीन साहब ने कहा कि भाई एज ए इनिशियल स्टेज फैंटास्टिक, बहुत ज़बरदस्त है, अब आप जाएं और इसके ऊपर ऑडिट करवाएं। यानी आप उन लोगों के पास जाएं जिनकी नॉलेज आपसे ज़्यादा है, जो ज़्यादा जानते हैं, उनके पास जाएं, उनसे ऑडिट करवाएं। किससे ऑडिट करवाएंगे? एक तो जाएं आप डॉक्टर अब्दुल बारी खान साहब के पास, वो आपसे जो है ना 20 साल आगे हैं, उनसे ऑडिट करवाएं, देखें वो क्या कहते हैं। फिर आप जाएं डॉक्टर अमजद साकिब साहब के पास, जो अखुवत के फाउंडर हैं, उनसे आप इसको ऑडिट करवाएं, हैदर गज़नवी साहब। फिर आप चले जाएं मुफ्ती नजीब साहब होते हैं, बड़े सीनियर स्कॉलर हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, उनसे ऑडिट करवा लें। फिर आप जाएं मौलाना अब्दुल सत्तार साहब के पास जाएं। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब जो हैं वो बड़े आलिम भी हैं, और वो उनका बहुत एक्सपीरियंस है इन रिलीफ वर्क एंड ऑल सच वर्क्स, उनसे ऑडिट करवा लें। फिर आप जाएं डॉक्टर आदिल होते हैं, जामिया फारूकिया में होते हैं, सलीमुल्लाह खान साहब के बेटे हैं डॉक्टर आदिल के पास चले जाएं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं। फिर आप तकी उस्मानी साहब के पास भी चले जाएं, उनसे भी ले लें एडवाइस। और इस तरह से 1-2 लोग और आप निकालें, इनके पास जाएं और इनसे एडवाइस लें। तो ये 6-7 लोगों से जो एडवाइस देंगे तो बहुत सारी विजडम आएगी। उस विजडम को आपने इस डॉक्यूमेंट में इंकॉर्पोरेट करना है, तो वो डॉक्यूमेंट निखर जाएगा, ज़बरदस्त उसके अंदर एनहांसमेंट हो जाएगी, उसके अंदर डेप्थ आ जाएगी, क्योंकि 6-7 पावरफुल विजनरी एंड इंटेलेक्चुअल लोगों की आपने एडवाइस ले ली। बल्कि उनके पास भी जाएं, ये जो हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब के पास भी जाएं। He has got a lot of wisdom about how to manage a city, what happens, in a city. He is also connected to a lot of grassroots level people. ले लें उनसे एडवाइस यार, क्या है? हम ये तो नहीं कह रहे कि उनकी पार्टी ज्वाइन करें यार, हम कह रहे हैं उनसे एडवाइस ले लें ना। He has got a lot of wisdom, take that advice from him. जब ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल रिफाइन हो जाए, उसके बाद अब आएगा अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप ये है कि इस डॉक्यूमेंट से स्ट्रैटेजी का निकालना। हाउ डू यू कम अप विद अ स्ट्रैटेजी फ्रॉम दिस डॉक्यूमेंट? तो उसके लिए फिर यमीन साहब के पास जाएंगे, हमारे मोहतरम मासूम शाह साहब। तो यमीन साहब उनसे क्या कहेंगे
वो इंशाल्लाह कल कि क्या कहेंगे मीर साहब, इससे स्ट्रैटेजी कैसे निकालनी है। सिर्फ विजन बनाने से काम थोड़ी होगा। ये आरजू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, ये आरजू भी बड़ी चीज़ है मगर हमदम, विसाल यार फ़कत आरजू की बात नहीं। अगर हमने इस लेवल का डॉक्यूमेंट बना लिया लेकिन उसको कन्वर्ट नहीं किया इनटू अ स्ट्रैटेजी, कुछ नहीं होने वाला। बहुत दफ़ा विजन क्लियर नहीं होता, नंबर एक। क्लियर हो भी जाता है तो पर्पस क्लियर नहीं होता, पर्पस क्लियर होने लगा तो अल्टीमेट पर्पस क्लियर नहीं होता। उसके बाद जो है जब ये सब हो जाता है उसका ऑडिट नहीं होता, ऑडिट भी हो जाता है तो उससे स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। तो प्लीज़ स्ट्रैटेजी बनाना ज़रूरी है, इसको इंशाल्लाह हम बात करेंगे कल। तो थैंक यू सो वेरी मच। अल्लाह आप सब लोगों को खुश रखे। आप लोगों ने टाइम निकाला, आप आए, आप बैठे। अहमद नुमान थैंक यू वेरी मच, आप आए। अनस शफीक साहब थैंक यू फ्रॉम इंडिया। यार अनस तुम अपने इंडिया में बैठे हो यार, तुम इसको शेयर क्यों नहीं करते और लोगों से यार? रह दे के कोई एक दो इंडियन नज़र आते हैं, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और जो है यार हमारा तो कोई है ही नहीं दोस्त इंडिया में इतना ज़्यादा यार, तुम कर क्या रहे हो यार? और जनाब अब्दुल मुकीर साहब जो है अब्दुल मुकीर साहब का सवाल कुछ है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या है। अच्छा जी, तो बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा अब इंशाल्लाह अराउंड 10 मिनट्स में हमारा दूसरा सीरीज़ शुरू हो जाएगी जो कि हाउ टू फाइंड अ गर्ल। अच्छा वो सीरीज़ इसलिए एक्साइटिंग होती जा रही है कि वो काफ़ी लोग नाराज़ भी हो रहे हैं, कुछ परेशान भी हो रहे हैं, एक अजीब कहानी बन गई है यार। मैं तो समझा था कि 2-4-5 सेशन में भाग जाऊँगा, अब वो एक बहुत सीनियर डॉक्टर साहिबा का मैसेज आ गया बहुत ही नाराज़ होकर कि जी आपने ये क्या कह रहे हैं और आप तो इतनी कंडीशन लगा रहे हैं लड़कियों के ऊपर और पता नहीं क्या क्या, अल्लाह रहम करे। तो खैर अब उसका जवाब देंगे इंशाल्लाह 10 मिनट में कि हाउ टू फाइंड अ गर्ल। और दूसरा ये है कि इंशाल्लाह जब ये ख़त्म हो जाएगा 1-2 सेशंस के अंदर, देन वील हैव अ सीरीज़ ऑन हाउ टू फाइंड अ बॉय, ताकि ये मसला हल हो जाए। ठीक है, तो ठीक है इंशाल्लाह, विल सी यू इन 10 मिनट्स। दुआ में याद रखिएगा। अच्छा हाँ, हाउ डू यू वांट टू गेट इन टच विद मी? भाई देखें, मैंने बार बार कहा कि टाइम लेंडर्स अप्रोच करना है तो www.timelenders.com प्लीज़ अजीज़ुल्लाह साहब इसको टाइप कर दें। यमीनुद्दीन साहब तक पहुंचना है तो उनका नंबर मैंने दे दिया है माशाल्लाह, उनको भी व्हाट्सएप किया जा सकता है। ठीक है ना, ऊपर आ चुका है यमीन साहब का नंबर। मुझ तक आपको पहुंचना है तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 0333293100। मैं 2 इंस्टीट्यूशंस का फाउंडर हूँ, और का भी हूँ, लेकिन 2 तो ये है। एक तो है टाइम लेंडर्स जो कि हम ट्रेनिंग कंसल्टिंग करते हैं, और एक है द मोस्टार इंस्टीट्यूट जिससे हम लाइफ कोचिंग करते हैं। ठीक है ना, तो मेरा नंबर ज़रा कर दो भाई अजीज़ुल्लाह, या कोई टाइप कर दो यार, मोहम्मद उसामा। तो आप मुझे रीच कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।